बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इनको पढ़ेंगे। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो इनको पढ़ेंगे, इनको डिराइव करेंगे। तो आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने लिखा कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डेल्टा टी लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। टी का मतलब वो ड्यूरेशन है जिसमें वेलोसिटी इनिशियल से क्या हुई, फाइनल हुई। ठीक है, अब याद रखिए कि इस इक्वेशन को मैं वी एफ के लिए सॉल्व करूंगा, तो वी एफ के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि वी एफ को अलहदा कर दूंगा बिल्कुल। तो इसको अलहदा करने के लिए टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसे हटाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल मैथ का रूल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब याद रखिए मैंने इसको वी एफ के लिए सॉल्व करना है। आमतौर पर लिखा जाता है इसको वी एफ की शक्ल में। तो वी आई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे हटाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो उसे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, इज इक्वल टू वी एफ। या मैं कह सकता हूँ कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, प्लस ए टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ऑफ मोशन है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन का यूज क्या है देखें। इस इक्वेशन में चार क्वांटिटीज है। एक वी एफ नंबर एक, वी आई दो, ए तीन, और टाइम चार। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज है, चार क्वांटिटीज है। चार वेरिएबल्स है इसमें। अगर चार में से आपको कोई भी तीन मालूम हो तो आप चौथा मालूम कर सकते हो। ठीक है, मतलब फर्ज करें आपको, अगर आपको मालूम है कि वी आई 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सलेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कहता है कि टाइम गुजरा 6 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ, फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए कर सकते हो, क्योंकि देखिए तीन अननोन, तीन वेरिएबल क्वांटिटीज दी गई है, एक अननोन है, वो हम लोगों ने मालूम करना है, तो वो हम लोग मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए इस इक्वेशन की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, इस टाइम के दौरान कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, तो फिर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो दूसरी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब इसको डिराइव करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए याद रख लिए, मैं लिख सकता हूँ कि मेरी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। है कि नहीं है, एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। अगर इसको मैं एस के लिए सॉल्व कर लूँ तो एस के लिए मैं क्या लिखूंगा कि वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जाकर क्या, तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब याद रखिए कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, वी एफ, क्या हो गई, वी एफ। और इस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, तो उस केस में हम लोग एवरेज किस तरह मालूम करेंगे। तो एवरेज किस तरह मालूम करेंगे कि दोनों को जमा करके और दो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर दो दो क्वांटिटीज का एवरेज मालूम करना हो तो दोनों को जमा करके दो से डिवाइड करेंगे। अगर तीन क्वांटिटीज का एवरेज मालूम करना हो तो तीनों को जमा करके तीन से डिवाइड कर लेंगे। अगर 100 क्वांटिटीज हो, उनका एवरेज मालूम करना हो
तो 100 को क्वांटिटीज को जमा करके 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू मैं उठाकर यहाँ पे दर्ज करूंगा, तो मेरे पास एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई बाई टी। सही। अभी मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा। मुझे पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये फाइनल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, इससे वी एफ की वैल्यू उठाकर यहाँ पे दर्ज कर दूंगा। सही। तो चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। सही। तो देखिए वी एफ की जगह क्या दर्ज कर दिया, वी आई प्लस ए टी, और ये वी आई पहले से मौजूद था। अब याद रखिए वी आई और वी आई जमा होकर 2 वी आई हो जाएंगे। तो मेरे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। सही। ठीक है। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, इस टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। दो टर्म्स है, 2 वी आई और ए टी, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वेयर, ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब याद रखें, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अंदाज में लिखता हूँ, और वो ये है कि एस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 वी आई टी, 2 वी आई टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि देखिए इस 2 और 2 को ऐसे हम लोग वापस ये स्टेप आएगा। ठीक है। अभी याद रखिए कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है एस क्या हो गया, एस मेरे पास आ गया वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ए टी स्क्वेयर। और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी इस इक्वेशन में भी 4 क्वांटिटीज है, एस, वी आई, टी और ए। चार में से अगर आपको 3 मालूम हो तो चौथी क्वांटिटी मालूम कर सकते हो। और एक कंडीशन जो है जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि एक्सेलरेशन इस दौरान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन में और उसमें ये फर्क भी है कि पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन में एस नहीं था, यहाँ पे एस है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी था, यहाँ पे फाइनल नहीं है, सिर्फ इनिशियल है। तो इस इक्वेशन में 4 अननोन्स है, 4 में से अगर आपको 3 मालूम हो तो चौथा अननोन आप मालूम कर सकते हो। अभी चलते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस कलर से ड्रा करूंगा, तो मैं लिखूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आप लोगों ने अभी भी पढ़ा कि एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। ये भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि एस को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा, ये ये जो इक्वेशन है। ठीक है। अब याद रख ले, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और मैं अभी ए पे आ जाता हूँ कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखें,
तो एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अभी मैं एक काम करूंगा, इसी टी को इस इक्वेशन को टी के लिए सॉल्व करूंगा, और जो भी टी की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे दर्ज कर दूंगा, यहाँ पे दर्ज कर दूंगा। सही। तो मेरे पास टी किसके बराबर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए। सही। अभी आप लोगों ने करना क्या है कि टी की वैल्यू उठाकर ऊपर इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे, ये टी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ठीक है। तो जब दर्ज करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू, और ये क्या हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए। अब याद रखिए, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, अभी आप लोगों ने यहाँ पे न्यूमिनेटर के लिए एक फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अगर हम लोग ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय टू ए, डिवाइडेड बाय टू ए। ठीक है। नोमिनेटर में क्या था, न्यूमिनेटर में वी एफ माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ प्लस वी आई। ठीक है। अब ये जो टू ए ए है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और ये मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप देख सकते हो चार वेरिएबल्स है, चार क्वांटिटीज है। एक ए है, दूसरा एस है, तीसरा वी एफ है, और चौथा वी आई है। तो अगर आपको चार में से तीन मालूम है किसी खास केस में, तो आप वो चौथी क्वांटिटी मालूम कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन इस दौरान चेंज हो जाए तो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रख ले, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है टाइम नहीं है, पहले दो इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम था, इसमें टाइम नहीं है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा हो तो फ्री फॉल इसको कहते हैं, तो उस केस में इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग किस तरह लिखेंगे। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, फ्री फॉल मोशन। मैं लिखता हूँ फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। इससे क्या मुराद है, फ्री फॉल से मुराद ये है कि एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रहा है। सिर्फ क्या अमल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रहा है। जैसे फर्ज करें, देखिए ये जमीन है, ये जमीन है, और ये दरख्त से एक या ऊपर से एक गेंद गिर रहा है। तो जो गेंद है इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स अमल कर रहा है, और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटी। वो फोर्स क्या है, ग्रेविटी, और कोई फोर्स अमल नहीं कर रहा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी अमल करे, जमीन की कशिश अमल करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल, फ्री फॉल। अगर एक गाड़ी फंस कर रोड पे खड़ी है, उसको आप दिखा दे रहे हैं, तो इस गाड़ी को जो मोशन है इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं कहेंगे। ठीक है। अब याद रखिए कि फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करता है, और फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग सिंबल जी से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जी से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखिए ये कहाँ पर है, नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस। जितना आप जमीन के करीब होंगे तो उसकी वैल्यू इसके करीब तरीन होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप जितना बुलंदी पे जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो याद रखें सी लेवल पे अर्थ सरफेस के करीब जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, 9.8। इसको आप अपने आसानी के लिए बाज़ औक़ात हम लोग लिख सकते हैं तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है फ्री फॉल में, तो हर सेकंड में उसकी रफ्तार में कितना इजाफा होगा, 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा, अराउंड अबाउट 10। एक्चुअल वैल्यू 9.8 है लेकिन हम लोग 10 भी मान सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फ्री फॉल का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करे, कोई दूसरा फोर्स अमल ना करे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में है। और फ्री फॉल मोशन के केस में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है। उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू जो है जमीन के सरफेस के करीब जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जितना आप ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, दूसरे प्लैनेट्स पे, चांद पे इसकी वैल्यू और मुख्तलिफ है। लेकिन 9.8 को मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं तकरीबन 10 कह सकते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हम लोग अपने आसानी के लिए इसको 10 ले लेते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीन के सरफेस के करीब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े तो हर सेकंड में उसकी रफ्तार में कितना इजाफा होगा, 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रिलीज कर दिया। अभी भी मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया, एक पत्थर है, गेंद है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल फ्री फॉल में हो, तो 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो गया है इसमें। अगर मैं 1 सेकंड मजीद इंतजार करूं तो 1 सेकंड जैसे कंप्लीट होगा, इसकी रफ्तार में 10 का मजीद इजाफा होगा, तो 10 × 10 कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं मजीद 1 सेकंड के बाद देखूं तो उसकी रफ्तार 10 20 के बजाय कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ अर्थ सरफेस के करीब करीब है। अब याद रख ले कि ये जी जो है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन, रिवायतन, हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए जी को नेगेटिव लेते हैं। और नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हर सेकंड में उसकी वैल्यू, उसकी रफ्तार में क्या होता जाएगी, कमी होती जाएगी, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन डाउनवर्ड मोशन में अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हर सेकंड में उसकी रफ्तार में क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। और ये इसकी एग्जांपल है डाउनवर्ड मोशन की। तो अब याद रख ले कि अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो तो इस केस में जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन
ठीक है, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेविटी अमल कर रही है। तो उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ पे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में लिख लेता हूँ। पहली क्या थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। था कि नहीं था? अब हम लोगों ने करना क्या है कि एक तो उसको रिप्लेस करना, एक जगह जी लिखना है, और वर्टिकल मोशन में एस की जगह हम लोग लिखेंगे वाई लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, प्लस जी टी। अभी जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की मोशन हो रही है। दूसरी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू, दूसरी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। और जो तीसरी क्वेश्चन ऑफ मोशन है वो क्या है कि टू जी वाई, टू जी वाई इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो इन इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, और ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गई फॉर, इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई ग्रेविटी के अंडर। अब याद रखिए कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप हाथ से ऐसे नीचे कर ले जा रहे हो, जैसे मार्क, ये जो पेन है इसको मैं ऐसे नीचे ले जा रहा हूँ। क्या ये फ्री फॉल में है? नहीं, ये फ्री फॉल में नहीं है, क्योंकि याद रखिए इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल नहीं कर रहा, मैं अपने हाथ से भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। ये फ्री फॉल में नहीं है। फ्री फॉल की शर्त यह है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, अच्छा याद रख लें, क्वेश्चन ऑफ मोशन में मैंने जी लिखा है, जी के साइंस को आप लोगों ने देखना है कि वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉज है वो क्या है, और उनको जानने की कोशिश करेंगे।